अमित परिवार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग साइंस में देखेंगे वर्क, पावर एंड एनर्जी। एक चैप्टर है बेटा, वर्क, पावर एंड एनर्जी, यानी कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा, ऐसे है। तो आज इस चैप्टर में हम लोग केवल अभी कार्य देखेंगे, फिर अगले वीडियो में शक्ति देखेंगे। तो ऐसे जो है हमारी टॉपिक समाप्त हो जाएगी। तो साइंस में हम लोग चलते हैं वर्क, पावर एंड एनर्जी। वर्क, पावर एंड एनर्जी। हिंदी में कहेंगे बेटा वर्क को कार्य, पावर को कहेंगे शक्ति और एनर्जी को कहेंगे ऊर्जा। आज हम लोग केवल कार्य की बात करेंगे, वर्क, कार्य। जब किसी वस्तु पर बेटा बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित कर दिया जाए तो उसे कार्य कहेंगे। और यदि विस्थापन नहीं होता है तो कोई कार्य नहीं होगा, आप कितनाओं बल लगाए रहे। तो जो कार्य की परिभाषा बेटा, कार्य अदिश राशि है। कार्य को जूल में मापते हैं, ऊर्जा को भी जूल में मापते हैं। कार्य एक प्रकार की ऊर्जा है। तो कार्य क्या है बेटा? कार्य जो है एक प्रकार से ऊर्जा है। तो हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। पहले कार्य की परिभाषा देख लीजिए। तो आप कहेंगे बेटा किसी वस्तु पर बल, कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, न्यूटन में मापते हैं। बल का एसआई मात्रक न्यूटन। तो बल एफ लगाकर उसे बल की दिशा में, बल की दिशा में विस्थापित करने को कार्य कहते हैं। अतः बेटा, अतः कार्य यानी वर्क W बराबर एफ गुणे डी। यानी बेटा कार्य है, W क्या है? कार्य है, बराबर बल है, F बल है, गुणे D डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है। ये किधर है? तो आप कहेंगे बल की दिशा में विस्थापन। क्लियर हो गया? कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। बल को बेटा न्यूटन में मापते हैं। बल को किस में मापें? न्यूटन में। और गुणे विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, बल की दिशा में हुआ विस्थापन को मीटर में मापें। तो मात्रक हो गया, कार्य का मात्रक हो गया न्यूटन मीटर, और इसी को बराबर जूल। क्या कहते हैं? हाँ, न्यूटन मीटर को ही जूल कहते हैं। तो इस तरह से अगर बेटा हम 1 न्यूटन मीटर लें तो 1 न्यूटन मीटर बराबर हो जाएगा 1 जूल।
अब एक जूल किसे कहेंगे, एक जूल किसे कहेंगे बेटा, तो कार्य एक जूल हुआ तो W बराबर एक जूल कैसे हो गया, तो आपने लिखा W बराबर F/D। यदि बेटा यदि देखें, यदि F बराबर 1 न्यूटन मान लें, F बराबर कितना मान लें 1 न्यूटन, तथा D बराबर 1 मीटर मान लें, कितना मान लें, तो देखिए ना W बराबर हो जाएगा 1 गुणे 1 बराबर 1, और ये हो गया 1 न्यूटन, और ये हो गया मीटर, 1 मीटर, तो हो गया 1 इकाइयम 1 न्यूटन मीटर, और इसी को क्या कहेंगे, जूल कहेंगे। तो इस तरह से परिभाषा बनती है बेटा कि यदि किसी वस्तु, चाहे वो वस्तु कितना हो द्रव्यमान वाली हो, उससे मतलब नहीं, यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाकर उसे 1 मीटर विस्थापित कर दिया जाए, किधर, बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर दिया जाए, तो किया गया कार्य जो है वो 1 न्यूटन मीटर होगा, 1 न्यूटन मीटर होगा, अथवा उसी को कहेंगे 1 जूल होगा। 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 जूल होगा। यदि किसी वस्तु को 1 न्यूटन का बल लगाकर और उसे बेटा बल की दिशा में, बोलना जरूरी है, बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर दिया जाए, तो किया, बल सदिश राशि है लेकिन कार्य अदिश राशि। बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर दिया जाए तो किया गया कार्य W का मान 1 जूल होगा अथवा 1 न्यूटन मीटर होगा। इस तरह से अब ये बात तय हो गई कि इस तरह से 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 जूल। ठीक है ना, परिभाषा हो गई क्लियर। अब देखिए बेटा कार्य कौन सी राशि है, कार्य का मात्रक हो गया, कार्य का मात्रक ये आपका मात्रक हो गया, कार्य का मात्रक हो गया बेटा, ये मात्रक हो गया न्यूटन मीटर अथवा जूल। और कार्य जो है अगली पॉइंट हो गई कार्य अदिश राशि। ऊर्जा कौन सी राशि है, अदिश होती है, वैसे ही कार्य हो गया अदिश राशि, ये अदिश राशि है। अगली पॉइंट, यदि बेटा विस्थापन बल की दिशा से किसी कोण पर हो, बल की दिशा में विस्थापन न होकर बल की दिशा से थीटा अंश के कोण पर हो जाए। यदि बेटा अगली पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो यह, यदि विस्थापन बल की दिशा से थीटा अंश के कोण पर हो, तब जैसे बेटा ये आपका मान लीजिए कि पिंड है, ये वस्तु है बेटा, ये आपकी वस्तु है, और इस पर आपने बल ऐसे लगाया, सपोज कर लीजिए कि ऐसे आपने बल इस पर लगाया और विस्थापन ऐसे इस डायरेक्शन में न हो, तब है तो विस्थापन जो है बल की दिशा में बेटा ऐसे होगा, दिशा ये है, इसी दिशा में होगा विस्थापन D, तो आप कहेंगे बल की दिशा में विस्थापन हो रहा है। लेकिन अगर बेटा बल जो F आप लगा रहे हैं, F लगा रहे हैं और विस्थापन बल की दिशा में ना होकर बल्कि बल की दिशा से ऐसे बेटा किसी कोण पर हो जाए, ऐसे किसी थीटा अंश के कोण पर हो जाए, बोलिए ना बेटा। विस्थापन जो D हो वो अब क्षैतिज न होकर बेटा इस डायरेक्शन में न होकर बल की दिशा से थीटा अंश के कोण पर हो जाए। ठीक है ना, बोलिए भाई। तो बल भी सदिश राशि है और विस्थापन भी सदिश राशि है, तो D के दो घटक हो जाएंगे, काश इज पास,
कास इज पास, यानी जिसके पास बेटा आपका थीटा कोण है इधर की ओर मान जो है कास में होगा, और जिसके पास थीटा कोण नहीं है उसका मान साइन में लेते हैं। तो कास इज पास, इस लाइन के पास जो है हमारा थीटा है, अतः इधर की ओर जो है हो गया डी कास थीटा या एफ कास थीटा कहेंगे बेटा, डी कास थीटा, और इधर की ओर हो जाएगा डी साइन थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं या भले ही लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अब जो है किसी कोण पर विस्थापन होता है बेटा, तो सदिश राशि के दो घटक हो जाते हैं। अगर ऐसे बेटा किसी पिंड पर आप ऐसे बल लगा रहे हैं, ऐसे बल लगा रहे हैं, बल F लगा रहे हैं, तो F के दो घटक हो जाएंगे। ये बल F जो है क्या कर रहा है, इस पिंड को ऊपर भी हल्का उठा रहा है, और प्लस जो है इसको इधर की ओर भी खींच रहा है। जैसे हम लोग ट्राली को अपने तरफ खींच रहे हैं, तो जब अपने तरफ आप ऐसे खींचेंगे तो ट्राली जमीन से कुछ ऊपर, पहिया उतना रगड़ कम करेगी जमीन पर, और प्लस हमारे पैर की ओर खींची हुई चली आएगी, यानी हमारे बल का मान जो है कुछ जो है उसे जमीन से ऊपर उठाने का भी काम कर रहा है, और कुछ बल जो है क्षैतिज उसे हमारे पैर की तरफ लाने का काम कर रहा है। तो इसीलिए ट्राली को खींचना आसान होता है, ठेलना कठिन होता है। जैसे हम ऐसे ठेलते हैं तो हमारा बल जो है जमीन की ओर लगने लगता है, तो पहिया, ट्रॉली की पहिया और जमीन में घर्षण बढ़ जाता है, तो हमें ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। इस तरह से ट्रॉली को खींचना आसान होता है। खींचने से क्या होता है, पहिया ऊपर उठने लगती है, कुछ हमारा बल का अंश जो है, कुछ अंश पहिया को ऊपर उठाने में लगता है, जिससे घर्षण कम हो जाता है, और प्लस कुछ अंश जो है हमारे पैर की ओर खींचने लगता है। इस तरह से ट्राली हमारे पैर की ओर मूव करने लगती है, और ट्राली को खींचना आसान हो जाता है। तो ऐसे ये बल लगा रहे हैं बेटा, तो ये बल जो है अगर क्षैतिज के साथ थीटा अंश के कोण पर लगा है, तो इस बल का मान जो है पास से इधर कितना बल काम कर रहा है इस दिशा में ले जाने को, या हमारे पैर की ओर हम ऐसे खींच रहे हैं तो हमारे पैर की ओर ले जाने वाले बल का अंश लग रहा है, इधर की ओर लग रहा है F कास थीटा, और ऐसे ऊपर जमीन से इसे जमीन से ऊपर उठाने के लिए पहिया को, ये ऊपर वाला बल तब हो जाएगा F साइन हो जाता है। ऐसे बल को हम लोग वियोजित करते हैं, और याद करने के लिए वैसे तो आपको बताना है, तो फिर बेटा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण करेंगे, और कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण करेंगे, तो उससे यही चीज आएगी। बस केवल शार्ट में याद करने के लिए हम कहते हैं कि जिस रेखा के पास, जिस भुजा के पास ये कोण होगा उसका मान कास में लेंगे, और जिसके पास कोण नहीं होगा उसका मान साइन में ले लेते हैं। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट बेटा, इसके पास थीटा कोण है तो इधर का मान, क्योंकि बल इधर की ओर लग रहा है, तो इसी दिशा में जो विस्थापन का मान हो रहा है वो डी कास थीटा हो रहा है, और ऊर्ध्वाधर जो है डी साइन थीटा हो रहा है। तो हमें ऊर्ध्वाधर न लेकर परिभाषा के अनुसार लेना है कि बल और बल की दिशा में हुआ विस्थापन। तो अब कार्य W बराबर तब हो जाएगा यदि थीटा अंश के कोण पर विस्थापन हो, तब कार्य W बराबर क्या हो जाएगा, कार्य W बराबर हो जाएगा बेटा F गुणे बल की दिशा में विस्थापन इतना हो रहा है, इसी डायरेक्शन में विस्थापन d कास थीटा, या d गुणे कास थीटा, या d कास थीटा। अब एक फार्मूला ये आ गया, इतना न्यूटन, अरे इतना जूल, अथवा इतना न्यूटन मीटर, पोस्ट में न्यूटन मीटर। अब बेटा देखें, ये हम लोग जानते हैं बेटा कि थीटा बराबर यदि 90 अंश हो, थीटा बराबर 90 अंश हो, तब कास 90 बराबर 0 होता है, कास 90 अंश बराबर 0 होता है। अर्थात बेटा यदि विस्थापन 90 अंश पर हो जाए, आप बल ऐसे लगाएं,
आप किसी पिंड पर बेटा बल आपने ऐसे लगाया क्षैतिज और विस्थापन, गेंद उछल गई, पिंड उछल गया ऐसे ऊपर की ओर, तो ये कोण कितना बन गया? बल और विस्थापन जो डी हो रहा है वो ऊपर की ओर हो गया, तो बल एफ में बेटा और विस्थापन डी में ये कोण बन गया 90 अंश। अगर आपसे कहे कि आपने गेंद पर जो है क्षैतिज किक मारा लेकिन गेंद जो है लंबवत उछल जाए, 90 अंश पर उछल जाए बेटा, ऐसे डिस्प्लेसमेंट लंबवत हो, तब बेटा थीटा का मान 90 अंश हो जाएगा। ये कोण जो है बल और विस्थापन के बीच कोण जो थीटा बन रहा है वो थीटा बराबर 90 अंश हो रहा है। तब यहाँ पर cos 90 रखेंगे और cos 90 का मान 0 होता है। तब यही लिखेंगे तब कार्य W बराबर हो जाएगा बेटा, W बराबर हो जाएगा कार्य कोष्ठ में W बराबर F गुणे D cos 90, और cos 90 का मान 0 होता है। 0 से गुणा करने पर आंसर 0 हो जाएगा, यानी कोई कार्य नहीं होगा या किया गया कार्य का मान 0 हो जाएगा यदि 90 अंश पर विस्थापन। इसी प्रकार से यहीं से आप देखें बेटा कि यदि कोई कूली सिर पर बोझ उठाएगा, जमीन से उठाएगा, तो वो कार्य करेगा mgh वाले फार्मूले से। कार्य बराबर कार्य का कन्वर्जन आप लोगों को मैंने बताया कि कार्य W बराबर बेटा हम लोग लिखेंगे W बराबर F गुणे D, इतना जूल बराबर हाफ mv² बराबर mgh बराबर W बराबर dq बराबर vit बराबर I² RT बराबर v² r इंटू टी। ये सारा जो है ये एक ही चीज है, क्योंकि ऊर्जा का विनाश नहीं होता, ऊर्जा का केवल रूपांतरण होता है। कार्य भी ऊर्जा है, सबका आंसर बेटा दिख रहा जूल में ही आए। तो हमको अगर F और D नहीं दिया है, M और V भी दिया है, तो किया गया कार्य यानी जूल का मान हम ज्ञात करें। हमें दे दिया कि इतना बोल्ट लगाने से इतना आवेश प्रवाहित होता है, 10 बोल्ट लगाने से 2 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो कितना कार्य सेल ने किया? सेल ने 10 बोल्ट लगाया, 2 बोल्ट लगाया, 1.5 बोल्ट लगाया और 2 कूलाम आवेश प्रवाहित हो गया, तो सेल ने कितना कार्य किया? तब कार्य बराबर FD नहीं लगेगा, तब कार्य बराबर VQ लगा देंगे। या लगा देंगे बेटा कि 10 बोल्ट लगाने से 2 सेकेंड तक जो है 3 एम्पियर की धारा परिपथ में प्रवाहित होती है, तो किया गया कार्य। अब आप सोच रहे हैं कार्य W बराबर तो F और D दिए नहीं है, कैसे कार्य ज्ञात करें? बस ये फार्मूला लगेगा, W बराबर VIT लगाए, पक्का हो गया। हाँ, जो भी mgh लगाई, तो यहीं से जब कूली बेटा बोझ को जमीन से और h ऊंचाई तक उठाकर अपने सिर पर रखेगा, तब वो कार्य करेगा। W बराबर mgh से ज्ञात कर लेंगे, आंसर जूल में ही आना पक्का। उस समय कार्य करेगा, लेकिन सिर पर जब बोझ रख लिया बेटा और प्लेटफार्म पर क्षैतिज ऐसे ऐसे चलने लगा, तो वो कोई कार्य नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि बल ऊपर की ओर लग रहा है। बल कैसे लग रहा है? ऊपर की ओर लग रहा है, और विस्थापन जो उसका गति है वो क्षैतिज है। अतः किया गया कार्य 0। उसको ऐसे आप समझिए, ऐसे समझिए बेटा। मान लीजिए कि ये आदमी है, ये हो गया भाई आदमी, ठीक है, और ये इनका जो है एक पैर हो गया ऐसे, भैया ये पैर हो गया ऐसे, और यहाँ पर वो जो है अपने सिर पर जो है ये बोझ लिया हुआ है, ये भार लिया हुआ, तो ये नीचे की ओर दबाएगा और इसका सिर ऊपर की ओर बल लगाएगा। ये नीचे की ओर लगाएगा, बोझ जो है नीचे की ओर दबाएगा और उसका सिर जो है बल ऊपर की ओर लगाएगा, और ये क्षैतिज प्लेटफार्म पर आगे की ओर बढ़ेगा, तो ये बोझ आगे की ओर ऐसे बढ़ेगा बेटा, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है, विस्थापन जो है
वो इधर की ओर है, इसका पैर आगे की ओर चल रहा है क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर। तब देखिए बल और डिस्प्लेसमेंट के बीच ये जो थीटा अंश का मान है वो हो गया 90 अंश, और फिर 90 अंश ऐसे ही रख देंगे बेटा तो किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। इस तरह से कहा जाता है कि जब कूली जो है बोझ को उठाकर सिर पर रखा तब वो जो है कार्य किया, और उस कार्य W का मान mgs से ज्ञात कर लेंगे। लेकिन जब सिर पर रख के और चलने लगा प्लेटफार्म पर, क्षैतिज प्लेटफार्म पर, तब जो है इस फार्मूले से आप देखेंगे किया गया कार्य शून्य हो जाएगा, क्योंकि बल और विस्थापन D के बीच कोण 90 अंश का बनता है। और ऐसे ही बोझ को उठाकर बेटा और तिरछी सीढ़ी पर अगर चढ़ना शुरू करता है तो ऊंचाई बढ़ रही है, एक स्टेप के बाद दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप, तो h का मान बढ़ रहा है। इस फार्मूले से वो कार्य कर रहा है। अगर सीढ़ी जीना चढ़ रहा है बोझ लेकर तो वो कार्य कर रहा है, लेकिन क्षैतिज तल पर चलेगा तो बल जो है ऐसे लगा और विस्थापन जो है क्षैतिज हो रहा है, तो किया गया कार्य शून्य। पक्का हो गया। ऐसे ही बेटा कोई भी पिंड वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है, ये आपका जो है पिंड है और ये पिंड किधर चल रहा है, ऐसे बेटा इसकी गति जो स्पर्श रेखा होती है, ये गति जो है इधर की ओर कर रहा है, चल रहा है भी इधर की ओर, लेकिन बल जो है हमेशा केंद्र की ओर लगता है। बल किधर लगता है, हमेशा बल F जो है केंद्र की ओर लगता है। तो अब आप देखें गति यानी विस्थापित इधर की ओर हो रहा है, विस्थापन में बेटा, और बल हमेशा केंद्र की ओर, जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। इन दोनों के बीच हमेशा कोण 90 अंश का। यहाँ पर वस्तु आ जाएगी बेटा, तब अब आपका जो है डायरेक्शन गति का ये हो जाएगा और बल जो है केंद्र की ओर ही लगेगा, तो हमेशा जो है कोण 90 अंश का बनता है। विस्थापन और अभिकेंद्र बल F के बीच में हमेशा कोण यहाँ पर 90 अंश का बनता है। अतः जो है इसी फार्मूले से किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। यानी अब आपसे कोई कहे कि एक वस्तु, देखते होंगे अभिकेंद्र बल लगता है, हम लोग अगर धागे में बांध कर किसी पिंड को गोलाई में नचाओ बेटा, तो पिंड बाहर की ओर खींचता है और हम उसे धागे से, हाथ से, हमारे हाथ पर बल लगता है, अगर छूट जाए तो बाहर भाग जाता है, तो हम उसे अंदर की ओर खींचते हैं। इस तरह से हम लोग कहते हैं, चूंकि केंद्र की ओर सदैव बल लगता है, ये भी बल देखिए केंद्र की ओर, इधर से भी केंद्र की ओर, तो इसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। और अभिकेंद्र बल F और विस्थापन ऐसे स्पर्श रेखा, वृत्त पर जो टेंजेंट लाइन खींची जाती है उस डायरेक्शन में उसकी गति होती है। तो विस्थापन की गति का डायरेक्शन इधर की ओर है और अभिकेंद्र बल जो है केंद्र की ओर है, दोनों के बीच कोण 90 अंश का बनता है। और फिर FD cos 90 यहाँ हो जाएगा, cos 90 का मान 0 होता है, तो किया गया कार्य शून्य। अब इसी तरह से अगला एग्जाम्पल, पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कर रही है, और सूर्य क्या किया, अपने अभिकेंद्र बल से पृथ्वी को अपनी ओर खींचे हुए है। तो सूर्य के अभिकेंद्र बल से अथवा सूर्य के गुरुत्व बल से पृथ्वी पर कोई कार्य नहीं होगा, क्योंकि ऐसे वृत्ताकार मार्ग में पृथ्वी चल रही है, तो दोनों के बीच कोण 90 अंश का बन रहा है। अगला एग्जाम्पल, ऐसे ही चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, अतः पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर जो बल लग रहा है अभिकेंद्र बल बेटा, वो बल और चंद्रमा की गति के बीच ऐसे स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो लंबवत हो जाएगा। अतः पृथ्वी के गुरुत्व बल से चंद्रमा पर भी कोई कार्य नहीं। ऐसे नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, अतः उन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक के अभिकेंद्र बल द्वारा कोई कार्य नहीं होगा। cos 90 पक्का हो गया। इसके बाद इन फार्मूलों से आप ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद कार्य का जो बेटा SI मात्रक है वो जूल है, या न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं। बड़ा मात्रक जो है किलोवाट घंटा। कार्य के अन्य मात्रक हम लोग देखेंगे, इसको मिटा दें।
तो चलिए बेटा कार्य के अन्य मात्रक देख लीजिए। कार्य का अन्य मात्रक, एक मात्रक है बेटा। कार्य के अन्य मात्रक में पहला आप ले लें बेटा किलोवाट घंटा। क्या? किलोवाट घंटा या किलोवाट गुणे घंटा बेटा, जिसे कहते हैं KW। इसी को क्या कहते हैं? यूनिट मीटर। वैद्युत ऊर्जा इसी में मापी जाती है। सारी ऊर्जाएं एक है, गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा, सब लिखे ना, mgh ये सब लिखे ना। हाँ, तो कार्य भी ऊर्जा। तो ये बड़ा मात्रक है किलोवाट घंटा, यानी KWH भी कहेंगे, अथवा बेटा इसी को वैद्युत ऊर्जा में हम लोग यूनिट भी करते हैं। ठीक है ना? तो अब बेटा 1 किलोवाट घंटा बराबर, अगर इसे लिखेंगे बेटा तो लिखेंगे 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? तो लिखेंगे 1000 वाट गुणे घंटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। बराबर बेटा 1000 वाट बराबर जूल प्रति सेकेंड होता है, तो यहां लिख देंगे जूल बटे सेकेंड गुणे घंटा। 1 घंटा में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो हो गया 1 घंटा में 3600 सेकेंड। कितना हो गया? हाँ, देखिए सेकेंड से सेकेंड कट। अब ये हो गया बेटा 36 के आगे 2 जीरो ये है और 3 जीरो ये लगा दिया। कितना? इतना क्या हो गया? जूल। बराबर हो गया 3.6 गुणे 10 के घाते 6 जूल। ये बहुत पूछता है, यानी 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट अथवा वन बेटा यूनिट में कितने जूल होते हैं, या 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर है, तो 3.6 गुणे 10 के घाते 6 जूल के बराबर होता है। ये पूछता है। ठीक है ना? यानी अब ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 1000 वाट का हीटर 1 घंटा जलाया जाता है, तो हीटर ने कितना कार्य किया? तो हीटर ने 3.6 गुणे 10 के घाते 6 जूल कार्य किया। पक्का बेटा? तो एक तो ये है बेटा। दूसरा जो मात्रक है वो किलोग्राम भार मीटर है। क्या? किलोग्राम भार मीटर, या 60 में हम लोग खाली कहते हैं किलोग्राम मीटर। 1 किलोग्राम मीटर बराबर कितना है बेटा? 9.81 या 9.8। बोलिए ना। हाँ, कैसे हो गया बेटा? 1 किलोग्राम भार, W बराबर mg होता है। 1 किलोग्राम भार को क्या कहेंगे? W बराबर mg और गुणे मीटर, गुणे मीटर ऐसे लिख रहे हैं। अब m का मान 1 लेंगे तो 1 किलोग्राम हो गया। m का मान कितना हो गया? 1 गुणे g का मान 9.81, g का मान गुणे 1 मीटर विस्थापित कर दें, गुणे क्या मीटर, तो 1 गुणे 1 हो गया, बराबर हो गया 9.81। ठीक है ना बेटा? ये हो गया m को किलोग्राम में और इसे मापेंगे मीटर में, तो हो गया किलोग्राम मीटर, ऐसे है ना। और इसी को क्या कहेंगे? जूल। ठीक है ना बेटा? ऐसे भी है। आगे जो है बेटा इतना जूल हो गया। ये भार है बेटा। भार एक प्रकार का W बराबर है mg। W क्या है? यहाँ पर भार, W क्या? भार है। W बराबर है mg। यानी बेटा पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं, और भार W बराबर mg होता है। यानी भार
एक प्रकार का बल है जो पृथ्वी लगाती है, और बल को हम लोग न्यूटन में मापते हैं। बल को किस में मापते हैं? हाँ, परिभाषा भी यही कहता है कि पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। इस टाइप से है बेटा। अब आगे जो है इसी को यूनिट भी कहते हैं बेटा। तो हम लोग जो है यूनिट ऐसे ज्ञात करते हैं, यूनिट बराबर होता है बेटा, यूनिट बराबर होता है वाट गुणे घंटा बटे 1। वाट गुणे घंटा बटे 1। और अगर किलोवाट है बेटा, किलोवाट है, सीधे किलोवाट है, तब तो वो आपको जो है 1000 से भाग नहीं देंगे, ठीक है ना। तो वाट को किलोवाट में बदलने के लिए, और नहीं तो यहाँ किलोवाट आप लिख लें तो किलोवाट गुणे घंटा, किलोवाट गुणे घंटा को ही यूनिट कहते हैं। तो अगर दे दिया कि भाई 1 किलोवाट का हीटर है और 1 घंटा जलता है, तब आपको 1000 से भाग नहीं देना। लेकिन किलोवाट न दे के हमारे जितने भी बेटा है इंस्ट्रूमेंट वो वाट में बनाए जाते हैं कि ये 500 वाट का, ये बल्ब 60 वाट का, ये 100 वाट का है, ये 40 वाट का है। तो इसलिए वाट को किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से भाग दे दिया। तो इतनी यूनिट बेटा एक दिन की हो गई। अब अगर 30 दिन जलाते हैं तो गुणे 30 दिन का कर देंगे, या एक दिन में 1 घंटा जलाते हैं बेटा तो यहाँ 1 घंटा लिखेंगे। हाँ, फिर 30 दिन का पूछेगा तो गुणे 30 हो जाएगा। तो ये इस तरह से होगा। और ये आएगा यूनिट का मात्रक क्या हो गया बेटा, तो देखिए यूनिट का मात्रक आ गया, यानी किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का, वैद्युत ऊर्जा का बड़ा मात्रक। तो जो हम लोगों घर की बिल आती है वो यूनिट में ही आती है, और यूनिट एक तरह से कार्य है, कार्य ये लिखाया गया बेटा हमने मात्रक। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।